नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा प्राकृतिक संपदा का चैप्टर पूरा हो चुका है। आज टर्न है प्रश्न और उत्तर का। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? तो हमारे वायुमंडल में लगभग सभी प्रकार की गैसें, अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो शुक्र तथा मंगल ग्रह होते हैं, इनके वायुमंडल में, याद है हम लोगों ने पढ़ा था यह बुक में, 95 से 97% तक का कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार हमारा वायुमंडल जो शुक्र और जो मंगल ग्रह हैं, इनके वायुमंडल से काफी डिफरेंट होता है। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? वायु ताप का कुचालक होता है। कुचालक मीन्स वो अपने जो टेम्परेचर है उसको आगे नहीं जाने देता है। तो और जो सुचालक होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं हीट को। तो अतः दिन के समय क्या होता है, वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आते तापमान का कुछ ही भाग पृथ्वी तक आ पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन और रात के समय पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। तो जो वायुमंडल है, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी ही जो सन से एनर्जी आ रही है वो पूरी अर्थ पे आ रही है, वो उसका कुछ ही पार्ट को आने देता है, क्योंकि जो हमने देखा है ये एक कुचालक होता है, तो ये थोड़ा ही आने देता है, फिर वो इस हीट को जाने भी नहीं देता है। तो इस प्रकार जो एक हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहता है। वायु प्रवाह या पवन के क्या कारण है? वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। तो यहाँ देखिए, हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। दिन में क्या होता है, स्थल गर्म ज्यादा होता है, जल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, स्थल के ऊपर की जो वायु है वो तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, क्योंकि जब कोई चीज गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर उठती है। और जैसे ही ये वायु जो है ऊपर उठती है, तो वहां पे कम दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। जब एयर ही ऊपर उठ गई है तो प्रेशर उसका एयर का कम हो गया, तो कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब कम दाब का क्षेत्र बनता है तो आसपास की जो वायु होती है, मीन्स जो समुद्र से वायु चल रही होती है, वो जो कम दाब वाले क्षेत्र है उधर की ओर वो एक उसका प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति वायु प्रवाह या पवनों का निर्माण करती है। समझ में आया? तो मेन आप ये ध्यान रखिए, गर्म हुई, हल्की हुई, ऊपर उठी, प्रेशर कम हुआ, तो जो समुद्र से जो वायु है वो धरती की ओर चलनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार एक साइकिल चलती है और पवन बनते हैं। बादलों का निर्माण कैसे होता है? दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं, तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और ये जलवाष्प वायु में प्रभावित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। तो जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है, यह फैलती है, वो ठंडी हो जाती है। तो गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर हुई तो उसको हीट नहीं मिली, वो ठंडी हो गई। और ठंडी होने के कारण क्या होता है, जो हवा में जो आपके जलवाष्प की जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, वो फिर क्या होता है, उनमें कंडेंसेशन होने लगता है, उनमें संघनन होने लगता है और इस संघनन के बाद क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए यही है कि जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वो जो वायु के साथ मिलके उसको वो एक बहती है और वो फिर थोड़ा सा हमारे जब वायुमंडल में चली जाती है और वही जलवाष्प जब ठंडी होती है तो जल वाष्प है, मीन्स वाटर वेपर है,
तो वाटर जो है उनमें कंडेंसेशन होता है, जल में कंडेंसेशन होता है, तो जो भाप का रूप है वो अब छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज हो जाता है और इस प्रकार बादलों का निर्माण होता है। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु में प्रदूषण के सहायक हैं। तो वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के उपयोग करना, कारखाने में कोयले का अत्यधिक उपयोग करना और विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना। तो ये सर और भी बहुत है, आप 3 कहे, हमने ये लिख दिए, आपको कोई और मालूम है तो आप लिख सकते हैं। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों में कोशिकीय प्रक्रियाओं जल के माध्यम से ही होती हैं और अधिकतर पदार्थों का संवहन द्रव्य अवस्था में ही होता है, इसलिए जल अति आवश्यक है। ये हमने पढ़ा था, मार्क भी करवाया था, आपको याद जरूर आ गया होगा। जिस गांव शहर नगर में आप रहते हैं वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हमने अपना एक इमेजिन करके लिख दिया है। आपको कोई आपका नदी है, कोई नहर है, कोई कुआं है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये हम यदि शहरों में रहते हैं तो जल आपूर्ति नगर निगम द्वारा पूरी की जाती है, जो किसी नल नदी का जल स्वच्छ करके पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। गांवों में तालाब, कुएं, नदियां आदि पानी के मुख्य स्रोत होते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक मालूम है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आपको आंसर देना है। क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? कृषि में उत्पादन को बढ़ाने, उर्वरक का प्रयोग तथा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग होता है और कुओं तथा नदियों के जल को प्रदूषित करता है। उद्योगों से निकला विषैला पानी नदियों तथा झीलों में डालने से प्रदूषण बढ़ता है। शहर से निकला गंदा पानी भी नदियों को में छोड़ने पर उसे प्रदूषित करता है। तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। देखिए इसके बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा नहीं सोचते, सब हमने पढ़ा हुआ है। बस प्रश्न को समझिए, उसका उत्तर लिखिए कि कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने हमने उत्तर बता दिए, आपने उनको समझ लिया है। आपको अगर लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम दूसरे किसी रूप में दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई डाउट है, आप हमसे कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं ऐप के थ्रू, हम आपको बता देंगे। लेकिन प्रश्न सारे जो आप देख रहे होंगे जितने प्रश्न हैं उससे रिलेटेड हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं, बुक में मार्क कर चुके हैं। मैंने काफी कुछ अपने स्लाइड्स की हेल्प से नोट्स रूप में भी आपको दे रखा है। तो पढ़े, समझे और तैयार करिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।